हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अगर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो फॉर्म देखने को मिलेगी हमें, एक सिस फॉर्म और एक दूसरी मिलेगी हमको ट्रांसफॉर्म। तो सबसे पहले आप समझो व्हाट आर द कंडीशंस। तो हेडिंग लिखेंगे हम यहाँ पर कंडीशंस। आपने थंबनेल में देखा होगा ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मैं दो पार्ट में कवर करूंगा, है ना। तो स्टार्टिंग वाला आज ये वाला जो वीडियो लेक्चर है इसमें मैं कवर करूंगा फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करा हुआ है जो मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स के नाम पर किया है अपलोड, जिसमें मैंने क्लासिफिकेशन करा बेस्ड ऑन डेंटिसिटी कि मोनोडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं, बाईडेंटेड लिगेंड कौन कौन से हैं। तो आप वो वीडियो जरूर देखें सो दैट आपको इस वाले टॉपिक पे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। तो यहाँ पे लिखो आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस एंड एंगल, डिफरेंट डिस्टेंस एंड एंगल आर पॉसिबल आर पॉसिबल between two ligands, between two ligands, we can say we can say that coordination compound, that coordination compound will show geometrical isomerism. Coordination compound will show geometrical isomerism. आप लोग अपने नोट्स बनाते हुए चलना, ठीक है, लिखते हुए चलना। अगर आप इसको रामायण की तरह सुनोगे कहा लेक्चर को तो कुछ समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे, ठीक है। आइए जरा समझिए। तो मैं बेटा यहाँ पे कुछ रूल्स बता रहा हूँ, ये रूल्स आपको एनसीईआरटी में लिखे हुए नहीं मिलेंगे, आप बस इनको समझने का ट्राई करो। मैं आपको रूल्स दे रहा हूँ, आपका कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इन रूल्स को अप्लाई करना। पहले अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को गिवन फॉर्म से क्या करेंगे, डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए मैंने एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखा K4FeCN6, ठीक है। अब इस कंपाउंड को देख के आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। सर देखो एक Fe है जो कि हमारे पास सेंटर मेटल आयन है, डी ब्लॉक का है, और जो ये है हमारे पास इसको बोलते हैं साइनो। सर साइनो हमारे पास क्या है, लीगेंड। जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखोगे सो आपको लीगेंड को क्या करना पड़ेगा, लीगेंड को आप एनालाइज करोगे कि ये लीगेंड कैसा है। लीगेंड हमारे पास मोनोडेंटेड है या फिर लीगेंड हमारे पास बाइडेंटेड है। आपको यही दो टाइप के लीगेंड मिलेंगे, क्या तो मोनोडेंटेड या फिर बाइडेंटेड। दूसरी चीज, अगर बाइडेंटेड है तो आप उसके अंदर चेक करोगे बाइडेंटेड के अंदर सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। बोले तो क्या, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड या फिर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। मैंने जो वीडियो नंबर 1 डाला हुआ है एक बार आप उसको जरूर देखना, वहां पे मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार ना मैं लिख देता हूँ ये सोच के कि शायद बच्चों ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है। सो मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल लिख लो बेटा। मोनोडेंटेड के एग्जाम्पल सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखवा रहा हूँ। नाम कौन कौन से होंगे, जैसे हेलोजन हो गए F-, Cl-, Br-, I-। उसके बाद आप वाटर ले लो, अमोनिया ले लो, जो आपको कॉमन मिलने वाले हैं। कार्बोनिल हो गया, NO+ हो गया, ये आपका मोनोडेंटेड है ना। हाइड्राजीन, हाइड्राजीन भी हमारे पास क्या है, हमारा मोनोडेंटेड है ना। साइनाइड, साइनाइड भी क्या है, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड का मतलब है ये लीगेंड एक ही लोन पेयर देगा। अब मैं आ जाता हूं जल्दी से बाइडेंटेड। सो बाइडेंटेड के मैंने एग्जाम्पल लिखवा रखे हैं वीडियो नंबर 1 में, उसको जरूर देखें। तो बाइडेंटेड के अंदर बेटा पहले हम एग्जाम्पल लिखवा देते हैं सिमेट्रिकल के। सो सिमेट्रिकल बाइडेंटेड के एग्जाम्पल कौन कौन से होगा, EN इथाइलिन डाइअमाइन, ऑक्सिलेटो हो जाएगा OX2-। उसके बाद हो जाएगा आपका AC देन आपके पास हो जाएगा डी पाई डाई पाइरिडीन, फैन हो जाएगा फिनेंथ्रोलिन, है ना। BN हो जाएगा ब्यूटाइलिन डाइअमाइन या ब्यूटाइलिन 2,3 डाइअमाइन। ये आपके हो गए बाइडेंटेड जो कि सिमेट्रिकल है। और नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिखूंगा बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल।
सो बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल के एग्जाम्पल बेटा कौन कौन से होंगे? ग्लाइसिनेटो, कौन कौन सा एग्जाम्पल हो गया? GLY माइनस, इसको बोलेंगे ग्लाइसिनेटो। एग्जाम्पल हो जाएगा BCAC माइनस, बेंजोइल एसीटोनेटो। एग्जाम्पल हो जाएगा DMG माइनस, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, है ना। GLY माइनस क्या हो गया, नाम लिख दूं इसका मैं, ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो, ठीक है। अगेन उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लो, PN, प्रोपाइलीन 1,2 डाइअमाइन। तो ये आपके हो गए अनसिमेट्रिकल। तो अब मैं रूल्स वाले पार्ट पे आ जाता हूँ। सो रूल वाला पार्ट क्या है बेटा? रूल में रूल नंबर 1, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स गिवन होगा आप क्या करोगे? CMI के लिए एक सिंबल बनाओगे, दैट इज कैपिटल M, ठीक है। अगर आपके पास मोनोडेंटेड लीगेंड है, मोनोडेंटेड लीगेंड लगे हुए हैं, सो मोनोडेंटेड लीगेंड के लिए हम यूज करेंगे स्मॉल लेटर का, जैसे ABCD एंड सो ऑन। और अगर आपके पास बाइडेंटेड लगा हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो बाइडेंटेड में बेटा दो टाइप का हो सकता है, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल को बेटा कैसे लिखना? कैपिटल लेटर के साथ। जैसे बाइडेंटेड के अंदर दो डोनर साइड होती है, तो मैंने दो लेटर लिख लिए, A BB CC DD एंड सो ऑन। और अगर आपके पास बाइडेंटेड कैसा है? अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल, तो आप इस अनसिमेट्रिकल के लिए क्या करना? कैपिटल लेटर ही यूज करना। पर क्योंकि अनसिमेट्रिकल है तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? जैसे AB BC CD एंड सो ऑन। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूं, उससे आपको अच्छे से क्लियर होंगे। मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये रूल्स जो है आपको नोटबुक में किसी भी टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेंगे। जैसे मैंने लिखा K4FeCN6, आपका पूरा फोकस जो होना चाहिए, पूरा फोकस कैसे होना चाहिए? देखो आपने इसको रिप्रेजेंट क्या करा, इस Fe के लिए लिखा M। अब जो साइनाइड है, साइनाइड क्या है मेरे पास? मोनोडेंटेड, साइनाइड हो गया मेरे लिए मोनोडेंटेड। अब मैंने इसके लिए क्या करना है? स्मॉल लेटर यूज करना है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे एक स्मॉल लेटर। सपोज करो मैंने एक स्मॉल लेटर यूज करा, स्मॉल A। अब ये मोनोडेंटेड का नंबर कितना है? इस पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर साइनाइड कितने लगे हुए हैं? 6। तो मैंने इसको लिख लिया Ma6। क्या आपको इतना समझ में आया? अगर समझ में आया तो मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रहा हूँ, नाम है इसका सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na2FeCN5NO, Na2FeCN5NO। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को पॉज करो, एक बार इसको क्या करो, गिवन फॉर्म से जो हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। सो 1 2 3, चलिए मैं करूं। तो सबसे पहले मैंने CMI के लिए क्या लिखा? कैपिटल M। अब यहाँ पे साइनाइड क्या है बेटा? साइनाइड फिर से मेरे लिए हो गया मोनोडेंटेड, साइनाइड हो गया मेरा एक मोनोडेंटेड, मैंने इसके लिए लिखा A। अब इस मोनोडेंटेड का नंबर कितना है? 5, तो मैंने लिखा A5। अब ये जो NO है, बेसिकली NO पे चार्ज होता है ये +1 का, और ये भी मेरे लिए क्या बना? एक मोनोडेंटेड। अब इस Na मोनोडेंटेड के लिए मैंने एक स्मॉल लेटर दूसरा यूज कर लिया, दैट इज स्मॉल b। तो इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करी मैंने? Ma5b। एक दो एग्जांपल और देता हूं, उससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा FeGly ट्वाइस En एंड यहाँ पे ले लेता हूं मैं +1। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा बताओ मुझे इस कॉम्प्लेक्स आयन की कैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे? देखो आपको समझना पड़ेगा सर, देखो ये तो ग्लाइसिनेटो है, ग्लाइसिनेटो कैसा है? अनसिमेट्रिकल। अगर ये अनसिमेट्रिकल है तो हमें इसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? A B B C, कुछ भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये ग्लाइसिनेटो है कितने? दो, तो मैंने यहाँ पे यूज क्या करा? AB ट्वाइस। फिर आप कहोगे सर देखो ये है EN क्या है? बाइडेंटेड, पर ये सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल है तो इसके लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, है ना। तो दोनों के दोनों सेम रखेंगे। तो बेसिकली उस Fe के लिए क्या यूज करेंगे? क्योंकि ये CMI है तो कैपिटल M। तो रिप्रेजेंटेशन क्या बनेगी? MAB ट्वाइस C और C। आई थिंक आपको समझ में आया। तो लास्ट एग्जाम्पल और ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सिलेबस आगे बढ़ाएंगे। लास्ट एग्जाम्पल और ले लो। जैसे मैंने लिखा बेटा, हाँ, PTNH3 का होल ट्वाइस Cl2। अगर मैं बोलूं बेटा इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या बनने वाली है, तो क्या आंसर आएगा? पीटी के लिए लिखोगे M। अगेन अमोनिया एक कैसा है? मोनोडेंटेड, सो मैंने यहाँ पे लिखा A2। और क्लोरीन क्या है? एक मोनोडेंटेड, इसके लिए क्या लिखा? B2। क्लियर है कि नहीं है? अब हेडिंग डालो सब लोग, कोऑर्डिनेशन नंबर।
कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है बेटा? द नंबर ऑफ लोन पेयर, द नंबर ऑफ लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय सीएमआई। एक सीएमआई ने कितने लोन पेयर एक्सेप्ट करे, उसको बोलेंगे हम कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा MA2B2C2, बता सकते हो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सोचो। देखो, अब आपको समझ में आ गया स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोडेंटेड। कितने मोनोडेंटेड लगे हुए हैं? दो। तो एक मोनोडेंटेड ने एक लोन पेयर दिया, तो दो मोनोडेंटेड ने दो लोन पेयर दिए। स्मॉल बी क्या है? मोनोडेंटेड, ये भी दो लोन पेयर देगा। स्मॉल सी क्या है? मोनोडेंटेड, ये भी लोन पेयर कितने देगा? दो। तो टोटल कितने लोन पेयर मिले सीएमआई को? 6। अगर सीएमआई को 6 लोन पेयर मिले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। जैसे मैंने लिखा MAA B2, MAA B2, पूछूंगा बताओ बेटा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? आप बोलोगे सर AA क्या है? एक बाइडेंटेड की रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब, और AA का नंबर कितना है बेटा? 1। तो एक बाइडेंटेड कितने लोन पेयर देगा? 2। स्मॉल b किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? मोनोडेंटेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, एक मोनोडेंटेड एक लोन पेयर देगा, पर इस स्मॉल b का नंबर कितना है? 2। इसका मतलब 2b ने कितने लोन पेयर दिए? 2 लोन पेयर दिए। टोटल कितने लोन पेयर मिले m को टोटल लोन पेयर मिले 4। 4 लोन पेयर मिलते ही कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4। यहां तक आपको आई थिंक समझ में आ गया। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखिए, आपको एक टेबल बनानी है। सबसे पहले हम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहले हमने लिखा कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर आप लिखोगे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद आप लिखोगे हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है कि नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन आपको लिखना है। और उसके बाद आप लिखोगे बेटा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्री, लास्ट आपके पास बनेगा ज्योमेट्री। अब देखिए, आप सबसे पहले जो मिनिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है वो है 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना पॉसिबल है? 2। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए कितने बच्चों को समझ में आ गया? मैं MAB लिख सकता हूं, मैं MAA लिख सकता हूं। यही तो दो रिप्रेजेंटेशन बनेगी हमारी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब याद रखना है बेटा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है SP। और SP का मतलब क्या है? ज्योमेट्री क्या बनाने वाले हो आप? लीनियर। अब कैसे बनाओगे वो आप सीखो। ये बेटा बीच में बैठा हुआ है हमारे पास CMI, क्योंकि हमें पता है लीनियर के लिए एंगल कितना रखना है? मुझे 180 का रखना है। तो मैंने क्या करा, A और B को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे लगा दिया? एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पे लगा दिया। अब सुनो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की कंडीशंस क्या है? कि देयर शुड इफ डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस एंड एंगल पॉसिबल बिटवीन टू लिगेंड, तो आप बोलोगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। फॉर एग्जांपल, किसी बच्चे के दिमाग में आया सर देखो ये तो है CMI, अगर मैं A की जगह B लगा दूं और B की जगह A लगा दूं, तो बेटा ऐसा करने से भी A और B के बीच में अभी एंगल कितना है? 180 का है। इसका मतलब चाहे आप A और B की पोजीशन चेंज भी कर लो, तब भी इनके बीच में एंगल क्या हो रहे हैं? एंगल डू नॉट चेंज, एंगल डू नॉट चेंज। और अभी हमने आपको क्या पढ़ाया? ज्योमेट्रिकल आइसोमर अगर शो करना है तो लीगेंड के बीच में एंगल कैसे होने चाहिए? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए, या लीगेंड के बीच में क्या चेंज हो जाए? डिस्टेंस चेंज हो जाए। इसका मतलब आज के बाद याद रखेंगे क्या? ये हमारा गोल्डन लाइन है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, डू नॉट शो GI, डू नॉट शो GI। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 जो है वो GI शो नहीं करता। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के बाद डायरेक्ट जंप करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास 3 है, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर की रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकती है? MA2BC, एक मिनट, MA2B, ये रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। या फिर आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? MABC। 3 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है 3 लोन पेयर रिक्वायर्ड है। कितने लोन पेयर रिक्वायर्ड है? 3 लोन पेयर रिक्वायर्ड है। और अगर 3 लोन पेयर रिक्वायर्ड है ना, तो आप इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 पे जो हाइब्रिडेशन होती है दैट इज SP2, और SP2 को हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो कैसे बनाओगे बेटा अब इसका स्ट्रक्चर? ये तो हो गया आपके पास एक CMI M, और आपने क्या करा, तीनों के तीनों लिगेंड को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, मैं चलो एक काम करता हूँ MABC का स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो ये तीनों के
तीनों लीगेंड को आपने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कितने एंगल पे अरेंज करना है? 120 डिग्री पे। कितने एंगल पे? 120 डिग्री पे आपने क्या करा, इनको अरेंज कर दिया। क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है या लीगेंड के बीच का जो एंगल होता है, कितना लेना है मुझे? 120 लेना है। अब किसी के दिमाग में आएगा, सर एक काम करते हैं, मैं लीगेंड की पोजीशन चेंज करता हूँ, ए की जगह बी कर देता हूँ, बी की जगह मैंने ए कर दिया और सी को सी की जगह रखा। तो बेटा एक बात बताओ, पहले वाले केस में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? फर्स्ट वाले केस में ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 120। अगर तुम ए और बी की पोजीशन को चेंज करते भी हो, अभी भी ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर है? 120 पर है। क्या लीगेंड के बीच के एंगल चेंज हुए? क्या कुछ नया फॉर्म हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब आप यहाँ पे नोट डाल के लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर जो 3 है, ये भी हमारा क्या शो नहीं करता? जीआई शो नहीं करता। डू नॉट शो जीआई। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज कोऑर्डिनेशन नंबर 3 भी शो नहीं करेगा। अब मैं आता हूं अपने लास्ट वाले पे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, बस आराम से देखते रहो, समझते रहो, बनाते रहो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर आ गए हम 4 पे। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे बेटा दो हाइब्रिडेशन पॉसिबल होती हैं। क्या तो हम sp3 बन सकते हैं या फिर हम dsp2 बन सकते हैं। एक काम करूं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक एग्जांपल ले लेता हूं, MABCD। MABCD मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के एग्जांपल ले लिया, है ना। अब एक बार बताओ, sp3 का मतलब क्या हो गया? sp3 का मतलब हो गया टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल में आपको एंगल कितना रखना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। सपोज कीजिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहाँ पर MABCD का। सो ये मेरे पास हो गया हमारा CMI। मैंने को क्या करना है? 4 लीगेंड को मैंने एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पे अरेंज कर दिया? टेट्राहेड्रल पे अरेंज करा है, 109 डिग्री पे मैंने अरेंज करा है। सो ABC और ये हो गया हमारा D। इसका मतलब बेटा यहाँ पे जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर है कि नहीं है? अब एक काम करो, आप लीगेंड की पोजीशन को चेंज करो। लीगेंड की पोजीशन को आप चेंज कर दो। अगर मैं लीगेंड की पोजीशन को चेंज करता हूं, देखो मैंने यहाँ पे चेंज कर रहा हूं। सो ये हो गया A B D और C। क्लियर है कि नहीं है? मैंने लीगेंड की पोजीशन को क्या करा? चेंज करा। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वाले केस में अगर मैं फर्स्ट वाले केस की बात करूंगा, तो ए और डी के बीच का एंगल कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। और बेटा अगर मैं इस वाले केस की बात करूं, सेकंड वाले में ए और डी के बीच का एंगल अभी भी कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या एंगल चेंज हुए? क्या हमें डिफरेंट एंगल मिले? नहीं मिले। चाहे किसी भी लीगेंड को कहीं भी लगा दो, ये चारों के चारों लीगेंड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 109 डिग्री पर अरेंज है। चाहे आप इनको किसी भी पोजीशन पे रख दो। इसका मतलब बेटा आज के बाद क्या याद करोगे? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आज के बाद याद करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन डू नॉट शो जीआई। डू नॉट शो जीआई। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। अब हमें चेक करना है DSP2 पर। अब मैं किस पे चेक करके बता रहा हूं आपको? DSP2 पे। तो फिर से लिख लो, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, एग्जाम्पल के लिए एक ही एग्जाम्पल लूंगा, ABCD। इस ABCD से समझ में आ रहा है कि मेरे ABCD ये चारों के चारों क्या है बेटा? अभी रिप्रेजेंटेशन में सिखाया था, मोनोडेंटेड। सो ABCD ने एक एक लोन पेयर दिया, तो चारों ने मिलकर 4 लोन पेयर दिए, और 4 लोन पेयर देने की वजह से हाइब्रिडेशन हो गई हमारे पास कौन सी? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। और हाइब्रिडेशन में कौन सी बात कर रहा हूं? DSP2। हाइब्रिडेशन कौन सी है? DSP2। अब सुनो, यहाँ DSP2 का ज्योमेट्री जो होती है वो होती है स्क्वायर प्लेनर। DSP2 की जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। सो स्क्वायर प्लेनर का मतलब यहाँ पे आपको जो एंगल मैनेज करने होते हैं कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। तो मैं बना के दिखा देता हूँ। ये बना दिया बेटा मैंने स्क्वायर प्लेनर। अब सपोज करो मैंने 4 लीगेंड की, यहाँ पे 4 लीगेंड को अरेंज कर रहा हूं। मैंने रखा A B C और D। क्लियर है? और मैंने क्या करा? इस अरेंजमेंट को चेंज करा। देखो अरेंजमेंट को मैं क्या कर रहा हूँ? चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा
ए ए बी सी और डी। अब बेटा यहाँ पे समझो, यहाँ से पहली बार आपको चमकेगा। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 डिग्री। पर जैसे ही बेटा मैंने ए और बी की पोजीशन को चेंज करा, तो ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहाँ पे चले गए, 180 पे चले गए। तो पहली बार आपने देखा कि लिगेंड की पोजीशन चेंज करने पर उनके बीच के एंगल भी क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर DsP2 hybridization DsP2 hybridization can show DsP2 hybridization can show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बेटा हमेशा करेगी हम नहीं बता सकते, कर सकती है। अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी, सिखाते हैं। होता क्या है बेटा, अब अगर हाइब्रिडेशन शो करेगा तो इसके अंदर आपको दो फॉर्म बनानी है। एक फॉर्म बनानी है सिस फॉर्म और दूसरी फॉर्म बनानी है ट्रांसफॉर्म। क्लियर है कि नहीं है? एक बनाओगे सिस फॉर्म और एक बनाओगे ट्रांसफॉर्म। तो मैं आपको यहाँ पे एक हिंट दे देता हूँ। जब भी आप सिस फॉर्म बनाओगे तो लीगेंड को क्या करोगे, 90 डिग्री पे अरेंज कर दो। और जब आप ट्रांसफॉर्म बनाओगे तो लीगेंड को कितने डिग्री पे अरेंज कर दो, 180 पर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर बेटा देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल कितना हो गया हमारा, 180 डिग्री। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ए बी सिस, क्योंकि यहाँ पे ए और बी एक दूसरे से कहाँ पर है, 90 पर। और इसका नाम हो जाएगा ए बी ट्रांस, इसका नाम हो जाएगा ए बी ट्रांस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ए और बी कहाँ पे लगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, 180 पर। चाहो तो यहाँ लिख लो, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का। और यहाँ पे एंगल कितना है हमारे पास, 180 डिग्री का। यहाँ पे एंगल हो गया 180 डिग्री का। आई थिंक आपको समझ में आया। एक चीज और ध्यान रखना, जैसे आपने बनाया है ए बी का सिस, तो ट्रांस भी ए बी का ही बनाना है। ऐसा मत करना ए बी का सिस बना दिया और सी और डी का ट्रांस बना दिया, तो गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ तक समझ में आया? अब थोड़ा सा मैं इसको डिटेल पे जाता हूँ, यहाँ से बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आ गया। अब मैं इस पूरे लेक्चर में अब जो डिस्कशन होगा वो डिस्कशन होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। और हाइब्रिडेशन भी कौन सी लेके चलेंगे, DsP2। sp3 की अब हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि sp3 हम डिस्कस कर चुके हैं, वो GI शो नहीं करता। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है तो वो DsP2 है। क्लियर? तो पहला एग्जांपल लेते हैं, फिर से एग्जांपल ले रहा हूं मैं। इसको बेटा थोड़ा समझने की कोशिश करना। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, है ना? क्वेश्चन आया, बताइए MABCD के नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर, आपको बताने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो आपने क्या करना है बेटा, सबसे पहले डिसाइड करना है कि मैं सिस और ट्रांस किसका बनाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ पे डिसाइड करा, मैं ए बी का बनाऊंगा सिस और ए बी का ही बनाऊंगा मैं यहाँ पर ट्रांस। ए बी का बनाऊंगा सिस और ए बी का ही बनाऊंगा मैं ट्रांस। जब मैं ए बी का सिस बनाऊंगा तो ए और बी को मैंने क्या करा, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 डिग्री पे रखा। और जब मैंने ए और बी का बनाया ट्रांस, तो उस समय ए और बी को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ले गया मैं 180 डिग्री पर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको पहले। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी सुनो। आपके पास टोटल कितने लीगेंड हैं, 4, जिसमें हो गया ए बी सी डी। इन 4 में से 2 तो आपने लगा दिए सिस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पर, ट्रांस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। अब बाकी के जो 2 लीगेंड बचे वो आपने लगा दिए, 2 पोजीशन बची हैं तो आपने दोनों के दोनों लीगेंड लगा दिए, एक जगह सी और एक जगह लगा दिया आपने डी। अब यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन बनता है, क्या मैं इस सी और डी की पोजीशन को चेंज करता, मतलब सी को डी की जगह लगाता और डी को सी की जगह लगाता। जरा समझना, बड़े अच्छा कॉन्सेप्ट है। पहला क्वेश्चन हैवी, उसके बाद क्वेश्चन आसान है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, पोजीशन को चेंज कर दूं, सी की जगह लगा दूं डी और डी की जगह लगा दूं सी। अच्छा, पॉइंट नंबर वन ध्यान से देखो। अभी भी ए और बी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर है, 90 डिग्री पर। मतलब ये भी, ये दोनों के दोनों क्या है, ए बी सिस तो है। अब यहाँ पे हमें केयरफुली ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी। यहाँ से हमें केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्वेशन। देखो, अगर मैं ए और सी के बीच का एंगल देखूं पहले वाले फॉर्म में, तो पहले वाले फॉर्म में ए और सी एक दूसरे से कहाँ लगे, 90 पर।
पर जैसे ही मैंने सी और डी की पोजीशन चेंज करी तो बेटा सी का एंगल ए के साथ कितना हो गया 180 डिग्री पर। इसका मतलब ये दोनों की दोनों भी कैसी फॉर्म हो गई, डिफरेंट फॉर्म हो गई। ये दोनों की दोनों फॉर्म कितनी हो गई, डिफरेंट फॉर्म। अब बच्चे के दिमाग में आएगा सर एक बात बताओ, क्या मैं यहाँ पर भी सी और डी के पोजीशन को चेंज करता, यहाँ पे हो जाता मेरा, यहाँ पे कर देता मैं डी और यहाँ पे कर देता मैं सी। तो बच्चा पूछता सर अब एक बात बताओ, क्या ये दोनों के दोनों सेम है या फिर कुछ नया बना। तो आप इसको चेक करो, पहला क्वेश्चन में टाइम लगेगा, उसके बाद टाइम नहीं लगता। जैसे बेटा सी देखो, सी ए के साथ कहां पर है, सी ए के साथ है 90 पर। आपने सी की पोजीशन चेंज कर दी, अभी भी तो सी ए के साथ 90 पर ही है, क्या फर्क पड़ा, कुछ नया फॉर्म तो नहीं पड़ा। इसका मतलब ये दोनों की दोनों फॉर्म कैसी हो गई हमारी, आइडेंटिकल। ये दोनों की दोनों फॉर्म हमारे लिए कैसी है, आइडेंटिकल। चाहो तो मैं लिख देता हूं, ये दोनों फॉर्म कैसी हैं, आइडेंटिकल। और ये दोनों फॉर्म हमारे लिए कैसी हो गई, डिफरेंट। तो इसका मतलब बेटा अगर कोई आपसे पूछे टोटल सिस फॉर्म कितने बने, टोटल सिस फॉर्म कितने बने, मतलब किसकी बात हो रही है, एम ए बी सी डी की बात हो रही है। तो एम ए बी सी डी के टोटल सिस फॉर्म कितने हो गए, दो। और टोटल ट्रांसफॉर्म कितना हो गया मेरे लिए, एक। दो सिस हैं एक ट्रांस है, तो टोटल जीआई कितने हो गए, आया समझ में। टोटल जीआई का मतलब हो गया सिस फॉर्म प्लस ट्रांसफॉर्म। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना लगाओगे आप, टोटल कितने जीआई हो गए, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गए, दो सिस आइसोमर, एक हमारा ट्रांस आइसोमर। पहला क्वेश्चन है, हैवी है, बना के देखो, इमेजिनेशन करो, समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल को क्या कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, देखिए यहाँ पर एम ए टू बी सी, एम ए टू बी सी। अगेन आप देखो मैंने क्या लगा रखे बेटा, सब मोनोडेंटेड लगा रखे। कौन कौन से मोनोडेंटेड लगा रखे, ए बी और सी। और इन मोनोडेंटेड का नंबर क्या है, ए दो लगे, बी एक लगा है, सी एक लगा है। एक मोनोडेंटेड एक लोन पेयर देगा, इसका मतलब आपने मोनोडेंटेड ए को कितनी बार लगा रखा है, दो, तो ये कितनी लोन पेयर देगा, दो। मोनोडेंटेड बी को एक बार लगा रखा है तो इसने एक लोन पेयर दिया। मोनोडेंटेड सी को एक बार लगा रखा है, इसने एक लोन पेयर दिया। टोटल कितने लोन पेयर हो गए, चार। तभी तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना बना बेटा हमारा, चार। आई थिंक ये सब तो क्लियर है। पूरा का पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, हाइब्रिडेशन कौन सी लेके चल रहा हूँ, DSP2 लेके चल रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को आप नोट कर लो। एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक को नोट कर लो। अगर एक जैसे, अगर एक जैसे दो मोनोडेंटेड हैं, दो मोनोडेंटेड हैं, एक जैसे अगर दो मोनोडेंटेड हैं, हमेशा सिस एंड ट्रांस, हमेशा सिस एंड ट्रांस उन्हीं का बनाओ, उन्हीं का बनाओ। अगर अगर एक जैसे अगर एक जैसे, या फिर ऐसे लिख लेता हूं, अगर सेम मोनोडेंटेड, सेम मोनोडेंटेड दो से ज्यादा नंबर में है, दो से ज्यादा, अभी मैं एग्जांपल दूंगा समझ में आएगा, दो से ज्यादा नंबर में है, दो से ज्यादा नंबर में है, तो किसी और का सिस एंड ट्रांस बनाओ, तो किसी और का, तो किसी और का सिस एंड ट्रांस बनाओ, सिस एंड ट्रांस बनाओ। एक जनरल एग्जांपल लेके बता रहा हूं, समझना। जैसे मैंने लिखा MA2B2CD, या और सिंपल कर लेता हूं, MA2BCDE। तो आप देखोगे सर, देखो ये वाला मोनोडेंटेड का नंबर कितना है, इस वाले मोनोडेंटेड का नंबर है दो। इसका मतलब अगर मुझे सिस और ट्रांस बनाना है तो मैं ए और ए का सिस बनाऊंगा, ए और ए का ट्रांस बनाऊंगा। सर ये कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है, बस इससे बहुत एक्यूरेट स्ट्रक्चर बन जाते हैं, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे मेरा मैंने लिखा MA3BCD। अब आप देखो ये जो मोनोडेंटेड है ए, अगर मैं आपसे पूछूं इसके नंबर कितनी बार लिखा गया है, कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो आप बोलोगे सर तीन बार, मतलब ये दो से ज्यादा नंबर में है। अगर कोई मोनोडेंटेड दो से ज्यादा नंबर में है
तो हमेशा उसका सिस और ट्रांस मत बनाना। मतलब अगर कोई सोच रहा है कि सर मैं ए सिस और ए ट्रांस बना लूंगा तो क्या मेरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा? क्वेश्चन गलत नहीं होगा, पर बहुत सारे स्ट्रक्चर रिपीट होंगे, आप काउंट नहीं कर पाओगे, आप अपने क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बना लोगे। तो मैंने पॉइंट क्या बोला, अगर कोई मोनोडेंटेड का नंबर 2 है तो उन्हीं का बनाओ सिस, उन्हीं का बनाओ ट्रांस। अगर कोई मोनोडेंटेड 2 से ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है तो अब आप क्या करोगे, सिस और ट्रांस किसी दूसरे का बना लो। जैसे इस वाले क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे ए कितनी बार रिपीट हुआ, 3 बार, तो मैं इसका सिस और ट्रांस नहीं बनाऊंगा। मैं बना किसका सकता हूं, मैंने बनाया बीसी सिस और बीसी ट्रांस, क्या तो मैं ये बना लेता हूँ। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, मैं क्या करता हूं, मैं सी डी सिस बना लेता हूं और सी डी ट्रांस बना लेता हूं। या तीसरी पॉसिबिलिटी है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं बी और डी का सिस बना लेता हूं और बी और डी का मैं ट्रांस बना लेता हूं। समझ में आया? आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, ये ट्रिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक से क्या होगा, इस ट्रिक से फायदा क्या होता है, जो रिपीट होते हैं, रिपीट स्ट्रक्चर हमारे मिनिमाइज हो जाएंगे। रिपीट स्ट्रक्चर मिनिमाइज। क्लियर है? आइए जरा क्वेश्चन पे फिर से हम लौटते हैं। तो मैंने आपको दिया था Ma2BC। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मोनोडेंटेड है ए, वो कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। इसका मतलब हमें इसी का बनाना है सिस और इसी का बनाना है ट्रांस। तो हमने क्या करा, हमने बनाया ए और ए का सिस, ए और ए का ट्रांस। क्या बनाया मैंने, ए और ए का सिस, ए और ए का ट्रांस। तो सबसे पहले हम, क्योंकि हाइब्रिडेशन कौन सी है, DsP2, तो मैं ले जाता हूं इसको कहां पर, स्क्वायर प्लेनर पे। सबसे पहले बनाओ ए और ए का सिस, तो ए और ए को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां लगा दो, 90 पर। फिर बनाओ ए और ए का ट्रांस। ए और ए का ट्रांस बनाने के लिए दोनों ए को मैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में कहां पे ले गया, 180 पर। अब बाकी के जो दो हमारे पास लिगेंड बचे, बी और सी, इसको मैंने अरेंज कर दिया, कहीं पे लगा दो बी और कहीं पे लगा दो सी। अब यहाँ पे केयरफुली देखो, अगर मैं इस बी और सी की पोजीशन चेंज करता तो क्या कोई फर्क पड़ता? अगर देखो बेटा, ये वाला बी इस ए के साथ 90 पर है और इस वाले ए के साथ 180 पर है। अगर मैं बी की पोजीशन चेंज कर भी दूंगा तो बी क्या करेगा, एक ए के साथ 90 हो जाएगा, दूसरे ए के साथ 180 हो जाएगा, कुछ नया फॉर्म नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पर टोटल सिस फॉर्म कितने हो गए, टोटल सिस फॉर्म हो गया एक। और यहाँ पर टोटल ट्रांसफॉर्म कितना हो गया, टोटल ट्रांसफॉर्म भी हो गया एक। इसका मतलब यहाँ पर टोटल जी आई, सो यहाँ पर टोटल जी आई हो गए आपके पास 2। आई होप आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। आप चाहो वीडियो पॉज कर सकते हो और खुद से इन क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो, ठीक है? जैसे मैंने दिया आपको Ma2B2। अब यहाँ पे देखो, जो मोनोडेंटेड ए है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, जो मोनोडेंटेड बी है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो आपके पास चॉइस है, क्या तो आप ए सिस ए ट्रांस बना लो, या फिर आप बी सिस बी ट्रांस बना लो, ये आपकी चॉइस है। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बी सिस और बी एंड बी ट्रांस। क्लियर है कि नहीं है? तो सबसे पहले मैंने क्या करा, बी और बी का बनाया सिस, दोनों बी को एक दूसरे से ले गया 90 पर। फिर बना रहा हूं मैं बी और बी का ट्रांस, दोनों बी को ले गया एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 180 पर। अब बचे क्या मेरे पास, दो मोनोडेंटेड बचे हैं। उन मोनोडेंटेड को आपको लगाना है, तो यहाँ लगाया मैंने ए, यहाँ पे लगाया मैंने ए। क्या मैं इन दोनों ए की पोजीशन को चेंज कर दूं तो क्या कुछ नया फॉर्म बनने वाला है? नहीं फॉर्म बनेगा। क्या यहाँ पर इन दोनों ए की पोजीशन को चेंज कर दूं, कुछ नया बनेगा? नहीं बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे टोटल सिस कितने हैं, एक। यहाँ पर टोटल ट्रांस कितना है, एक। ट्रांस भी कितना है, एक। तो यहाँ पे टोटल जी आई कितने हो गए, टोटल जी आई हो गए मेरे पास 2। एक हो गया सिस फॉर्म, एक हो गया ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे मूव करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास Ma3B। Ma3B है बेटा, तो Ma3 में आप बोलोगे सर, आप बोलोगे सर अब क्या करें, तो बेटा हमारे पास एक ही ऑप्शन है, आप ए बी का सिस बना लो, ए बी का ट्रांस बना लो, जो आपको ठीक लगे। ए बी सिस और एक बना लो आप ए और बी का ट्रांस। तो सबसे पहले मैं ए बी सिस बना रहा हूं। देखो जरा, ए बी सिस बनाने के लिए मैंने ए और बी को एक दूसरे से कहां पे रखा, एक दूसरे से रखा 90 पर। अब मैं बना रहा हूं ए और बी का ट्रांस। ए और बी का ट्रांस बनाने के लिए मैंने क्या करा, ए और बी का ट्रांस बनाने के लिए मैं इस ए और बी को ले गया एक दूसरे से 180 पर। बाकी के आपके दो लिगेंड बचे, उन दोनों लिगेंड का नाम क्या है, दोनों लिगेंड का नाम है ए।
सो यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी ए आएगा। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये दोनों डिफरेंट हैं? सोच समझ के आंसर देना है। क्या ये दोनों डिफरेंट है, मतलब सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म डिफरेंट है या सिस और ट्रांसफॉर्म सेम है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सर, ये सिस और ट्रांस दोनों सेम है। सर दोनों सेम है पता कैसे चलेगा? अब मैं आपको यहाँ पे फिर से एक हिंट दे रहा हूँ। हिंट क्या है बेटा? अगर सिस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म दिखने लगे, इसका मतलब वो दोनों सेम है। लिख देता हूं मैं, अगर सिस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म दिखे, क्या दिखे आपको? ट्रांसफॉर्म दिखे, इसका मतलब क्या है? बोथ आर सेम, अभी बताता हूं। देखो, ये आपने बना रखा है अपना ए बी सिस, ये आपका हो गया ए बी सिस। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो देखो ए और बी एक दूसरे से कितने एंगल पे चले गए? 180 पे गए कि नहीं गए? इसका मतलब यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल 90, यहाँ पर ए और बी के बीच का एंगल 180। तो सिस फॉर्म के अंदर ही ए और बी की कौन सी फॉर्म दिख रही है? ट्रांस। फिर से सुन लो, ए और बी के सिस फॉर्म के अंदर ही ए और बी की ट्रांसफॉर्म दिख रही है। आप चाहो यहां से चेक कर लो, ये आपने कौन सी फॉर्म बना रखी है? ए और बी की ट्रांसफॉर्म। पर बेटा अगर मैं आपसे बोलूं यहां से इसको चेक करो, तो आपको लगेगा ये दोनों ए और बी एक दूसरे से कितने एंगल पे अरेंज है? 90 डिग्री पर अरेंज है। कितने एंगल पे? 90 डिग्री पर। मतलब ए और बी की ट्रांसफॉर्म के अंदर ए और बी की सिस फॉर्म दिख रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए और बी की सिस फॉर्म थी, हमें कौन सी फॉर्म दिखनी स्टार्ट हो गई? ए और बी की ट्रांसफॉर्म। और यहाँ पे क्या हुआ? हमने ए और बी की ट्रांसफॉर्म बनाई, इसके अंदर हमें कौन सी फॉर्म दिख रही है? ए और बी की सिस फॉर्म। तो मैंने क्या लिखवाया? अगर सिस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म के अंदर सिस फॉर्म दिखना स्टार्ट हो जाए, तो वो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। इसका मतलब बेटा आप यहाँ बोल देना कि यहाँ पर बेसिकली वे यहाँ पे लिख देते हैं नो जी, जो हमारे पास Ma3B है वो जीआई शो नहीं करेगा, क्योंकि अगर जीआई शो करेगा तो सिस फॉर्म भी बननी चाहिए, ट्रांसफॉर्म भी बननी चाहिए, और यहाँ पे सिस और ट्रांस अलग अलग फॉर्म नहीं बने। एक और एग्जांपल लेके चलते हैं, Ma4। एक काम करता हूँ, ये मैंने आपको दिया है होमवर्क, ये आपका होमवर्क है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आपको बताना है क्या ये जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है विल शो जीआई, विल शो जीआई। ओके, आपको आंसर देना है अपना ऑप्शन ए यस, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी नहीं पता। ऑप्शन सी आपका क्या है? नहीं पता। ऑप्शन डी है नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप करना, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना, क्या Ma4 जीआई शो करेगा कि नहीं करेगा। अब मैं आता हूं बेटा, मूव ऑन टू द बाइडेंटेड हम यूज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब देखिए, नाउ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूज ऑफ बाइडेंटेड, क्योंकि मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जितने भी एग्जाम्पल कराए वो सबके सब एग्जाम्पल में मैंने मोनोडेंटेड का यूज किया था, मैंने बाइडेंटेड का यूज ही नहीं किया था। अब मैं बाइडेंटेड का यूज कर रहा हूं, तो पहले आप समझो बाइडेंटेड की रिप्रेजेंटेशन कैसे करनी है। ये तो आपको समझ में आ गया, अगर सिमेट्रिकल है तो आप लिखोगे ए बी बी कैपिटल लेटर में, और अगर वो अनसिमेट्रिकल है तो आप कैपिटल लेटर में ही लिखोगे। और कैसे लिखोगे? ए बी बी सी, इस तरीके से आप उसको लिख देना। अब देखो बेटा होता क्या है, पूरा का पूरा डिस्कशन हमारा कहां पर चल रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे चल रहा है। तो अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे डिस्कशन करेंगे, तो इसका मतलब हमें हाइब्रिडेशन कौन सी लेके चलनी है? DSP2 लेके चलनी है। DSP2 का मतलब होता है स्क्वायर प्लेनर, नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। तो आप क्या करो, पहले एक स्क्वायर प्लेनर बना लो। ये बनाया मैंने एक स्क्वायर प्लेनर। बेटा सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई भी लीगेंड ले लिया, कोई भी बाइडेंटेड लीगेंड ले लो जो आपको ठीक लगे। आप ए बी ले लो, आप ए ले लो, आप बी सी ले लो, जो आपको ठीक लगे ले लो। तो होता क्या है मेरे पास, क्योंकि बाइडेंटेड का मतलब क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया EN, तो EN बेटा ये तो होता है इथाइलिन डाइअमाइन। EN क्या है हमारे पास? इथाइलिन डाइअमाइन। और EN हमारे लिए कैसा है? सिमेट्रिकल। अगर ये सिमेट्रिकल है तो मैंने इसके लिए क्या लिखा? ए और ए। तो बेटा जो NH2 वाली साइड है वो बता रही है ए को, ये वाली NH2 वाली साइड बता रही है ए को। पहले बताओ इतना समझ में आया?
अब ये दोनों के दोनों अमाइन जो है वो पीछे से बॉन्डेड ही तो हैं, देखो पीछे से ये दोनों के दोनों अमाइन पीछे से जुड़े हुए तो हैं। इसका मतलब जब भी आप एक बाइडेंटेड बनाओगे, उन दोनों बाइडेंटेड को बैक साइड से क्या करोगे, कनेक्ट करोगे, क्योंकि ये दोनों की दोनों डोनर साइड एक ही लिगेंड के अंदर है। दोनों की दोनों डोनर साइड एक ही लिगेंड के अंदर है। तो आप क्या कर सकते हो, क्या तो बाइडेंटेड को लगा दो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 90 पर, या फिर अभी आप बोलोगे सर मैं ऐसे भी तो लगा सकता हूँ कि बाइडेंटेड को ले गया मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर 180 डिग्री पर। तो यहाँ पे समझाने वाली बात है बेटा, आप ये फॉर्म मतलब इसको हम कौन सी फॉर्म बोलते हैं, ट्रांसफॉर्म बोलते हैं। ट्रांसफॉर्म आप यहाँ पे नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल स्ट्रीम। क्या मिलने वाला है, एंगल स्ट्रीम। ऐसा नहीं है बेटा कि आपने बॉन्ड लेंथ को रबड़ की तरह खींचा और जितना मन करा उतनी उस पर लगाया। आप ये तो बना सकते हो, आप ए और ए का सिस तो बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एंगल स्ट्रेन नहीं मिलेगा। पर जब आप ट्रांस बनाने जाओगे, जब आप ट्रांस बनाने जाओगे तो आपको एंगल स्ट्रेन मिल जाएगा। अब यहाँ पर एक नोट डाल के लिखेंगे, इन केस ऑफ बाइडेंटेड, इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, लिख दो यहाँ पे, इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट, जब भी बेटा एक बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ऑलवेज फॉर्म, या ऐसे लिख, लिगेंड प्रेजेंट ऑलवेज फॉर्म सिस फॉर्म। हमेशा क्या बनाना है आपको, सिस फॉर्म बनानी है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? मैं बाइडेंटेड को ट्रांस पे नहीं ले जा सकता, 180 के एंगल पे नहीं ले जा सकता। रीजन क्या है, मुझे मिलेगा एंगल स्ट्रीम। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल करते हैं तो आपको धीरे धीरे क्लियर होंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ले लूं। तो पहला एग्जाम्पल मैंने लिखा MAAB2। MAAB2, देखो जरा यहाँ पे मैं शॉर्टकट में कराऊंगा। तो मैंने अभी आपको बोला ए और ए को कहाँ लगाओगे आप, 90 पे। जैसे आपने ए और ए को 90 पे लगाया, आपके पास दो मोनोडेंटेड बचे हैं बी, दोनों के दोनों मोनोडेंटेड बी लगा दिए। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों बी की पोजीशन को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में चेंज कर दूं, तो क्या कुछ नया फॉर्म होगा? नया फॉर्म तो नहीं होगा ना, सेम ही रिपीट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे नो जी आई। सो MAAB2 जी आई शो नहीं करता। एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं मैंने लिखा बेटा MAABC। देखो आप, अब आपको समझ में आ जाना चाहिए सर। देखो बाइडेंटेड लगाना है, सिस पे लगाना है, 90 पे लगाना है। उसके बाद दो मोनोडेंटेड बचे, दोनों मोनोडेंटेड मैंने लगा दिए। अब देखो फिर से देखो सर, एक काम करते हैं, क्या मैं अपने इन बी और सी की पोजीशन को चेंज कर दूं? क्या सर मैं अपने बी और सी की पोजीशन को चेंज कर दूं, कुछ नया बना? आप खुद देखो कि कुछ नया बना। बी बेटा ए के साथ था 90 पर, इस वाले ए के साथ था 180 पर। बी अभी भी देखो ए के साथ है 90 पर, ए के साथ है 180 पर, सेम एंगल एंगल पर तो है। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए मेरे लिए, आइडेंटिकल हो गए। दोनों के दोनों कैसे हो गए मेरे लिए, आइडेंटिकल। इसका मतलब एक ही फॉर्म बनी, तो यहाँ पे भी जीआई शो नहीं होगा। समझ में आ रहा है? इस क्रॉस का मतलब क्या है? क्रॉस का मतलब है डू नॉट शो जीआई, डू नॉट शो जीआई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेके चलते हैं। सो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल लेना है यहाँ पर एम ए ए, चलो इसको लेके चलता हूं मैं, इससे देखो MAABB, MAABB। तो मैंने क्या करा बेटा, देखो जरा, एक बाइडेंटेड यहाँ लगाया 90 पर, एक बाइडेंटेड मैंने यहाँ लगाया 90 पर। अगेन, क्या मैं इनकी पोजीशन को चेंज कर दूं तो कुछ नया बनेगा? कुछ भी नया नहीं बनेगा। इसका मतलब ये भी हमारा जीआई शो नहीं कर रहा। क्लियर है कि नहीं है? चलिए नेक्स्ट बना के देखें, एक और बना के देखते हैं। मैंने लगाया MAABC। इतना आपको क्लियर है? ये एक बाइडेंटेड है, ये एक बाइडेंटेड है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। कौन सा है ये? सिमेट्रिकल बाइडेंटेड। और ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड की। क्लियर है? चलो फिर से बेटा आपने क्या करना है, आपने ए और ए को लगाया, दूसरा बाइडेंटेड लगा दिया आपने बी और सी। एक बात बताओ, अगर मैं किसी की भी पोजीशन को चेंज कर दूं, बी को सी की जगह और सी को बी की जगह लगा दूं, तो कुछ नया बना? चेक करेंगे। बी देखो ए के साथ है 90 पर, बी ए के साथ है 180 पर। नेक्स्ट फॉर्म में भी बी ए के साथ है 90 पर, बी ए के साथ है 180 पर। इसका मतलब ये दोनों के दोनों भी क्या है, सेम। और ये हमारा क्या शो नहीं कर रहा, ये हमारा जीआई शो नहीं कर रहा। क्लियर?
चलिए फिर अब आप कहोगे ना सर इसका मतलब जीआई शो नहीं कर रहा, बहुत एग्जाम्पल करा दिए, एक आधा एग्जाम्पल करा दो जहाँ पे जीआई शो होती है। तो मैं करा रहा हूँ, देखो मैंने लिखा MABCD। अगेन देखो, सो आपने क्या करा, ए और बी को लगाया बाइडेंटेट को सिस फॉर्म पर, और उसके बाद आपके जो दो लिगेंड थे उन दोनों लिगेंड को लगाया सी और डी पर। एक काम करता हूँ, इन मोनोडेंटेट की पोजीशन को मैं चेंज कर देता हूँ। तो सी को लगा दो डी की जगह और डी को लगा दो सी की जगह। अब आपको पहली बार चमकेगा, जो सी हमारा ए के साथ 90 पर था, पोजीशन चेंज करने से वही सी हमारा ए के साथ कहाँ चला गया, 180 पे चला गया। हमें इस समय क्या मिल गए, हमारे डिफरेंट एंगल। हमें क्या मिले, डिफरेंट एंगल बिटवीन लीगेंड्स, डिफरेंट एंगल बिटवीन लीगेंड्स। इसका मतलब बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जीआई शो होगा, यहाँ पे क्या होगी, जीआई शो होगी। और कितने जीआई बनेंगे, नंबर ऑफ जीआई। सो नंबर ऑफ जीआई हो गए हमारे पास 2। क्लियर है कि नहीं है? चलिए एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। देखिए एक और एग्जांपल लेके, आप ये सब बनाते रहो बेटा, इसके बाहर कुछ नहीं आना, ये बिल्कुल बेसिक है। आने वाले लेक्चर में मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कराऊंगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वही समझ पाएगा जिसको कोऑर्डिनेशन नंबर 4 समझ में आया होगा। अदरवाइज तो बेटा फिर वही चलता रहेगा, कुछ समझ में ना आए, मुंह खोल के बैठे रहोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। अगेन आपके पास ये भी एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, ये भी एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड, मैंने दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लगा दिए। पहले ही बताओ इतना समझ में आया? अगर मैं यहाँ पे एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड की पोजीशन को चेंज कर दूं, यहाँ पे करा मैंने सी और यहाँ पे करा मैंने डी, क्लियर है कि नहीं है? तो अब यहाँ पे चेक करो, ए और डी के बीच का एंगल 90, पोजीशन चेंज करने से ए और डी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180। इसका मतलब ये दोनों के दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। इसका मतलब जब जैसे ही डिफरेंट हो जाएंगे तो ये क्या शो करने लगेगा, जीआई। और नंबर ऑफ जीआई, यहाँ पर नंबर ऑफ जीआई कितने होंगे, नंबर ऑफ जीआई हो गए आपके पास 2। नंबर ऑफ जीआई कितने हो गए आपके पास 2। क्लियर है कि नहीं है? चलो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, एक दो और कराते हैं, फिर लेक्चर को बंद करते हैं। एक और एग्जांपल ले लो यहाँ पर, एग्जांपल ले लो यहाँ पर MABC2। MABC2 देखो जरा, MABC2 जो भी कॉम्बिनेशन बनाने बना लो। तो मैंने अपना बाइडेंटेड लगाया। अब यहाँ से आपको बेटा देखो इस लेक्चर के एंड तक ये क्लियर हो जाना चाहिए, ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड को, एक अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड को, है ना। और ये ए बी कितने लोन पेयर देगा, 2। ये स्मॉल सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक मोनोडेंटेड को, मोनोडेंटेड को। और ये कितने लोन पेयर देगा, एक लोन पेयर देगा, क्योंकि मोनोडेंटेड का नंबर 2 है। तो टोटल कितने लोन पेयर डोनेट होंगे, 2 लोन पेयर। एक लोन पेयर एक लीगेंड, एक लोन पेयर एक लीगेंड। तो 2 लोन पेयर कौन देगा बेटा, 2 लीगेंड देंगे। एक लोन पेयर एक लीगेंड दे रहा है तो 2 लोन पेयर कौन देगा, 2 लीगेंड देंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे सी को लगा दिया, क्लियर है कि नहीं है? अब मैं किसी की भी पोजीशन को चेंज कर दूं, दिमाग में आएगा सर देखो सी को यहीं रखो, इस ए बी को घुमा लो, ए को बी की जगह कर दो, बी को ए की जगह कर दो, तो बेटा कुछ नया थोड़ी ना बना। देखो ए सी के साथ 90 पर, ए सी के साथ 180 पर, अगेन फिर से ए सी के साथ 90 पर, ए सी के साथ 180 पर। तो ये दोनों के दोनों कैसे हैं, सेम। तो दूसरी फॉर्म बनी नहीं रही है, और अगर दूसरी फॉर्म नहीं बन रही है तो ये जीआई शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का पूरा डिस्कशन कंप्लीट होता है। तो आप क्या करोगे, आराम से इसको नोट बनाओगे, थोड़ा इमेजिनेशन करोगे, समझने का ट्राई करोगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछोगे, ठीक है। आई होप आपको ये बेसिक लेक्चर क्लियर हुआ होगा। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, 2 लेक्चर आ गए, ये लेक्चर नंबर 2 है। आप दोनों कवर कीजिए, अच्छे से नोट कीजिए। चलिए बच्चों मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।